ओके, तो इस लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जो हम लोग बात कर रहे थे उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सारे न्यूमेरिकल्स देखे जिसमें वेक्टर रूल्स या वेक्टर एडिशन के रूल्स हमें अप्लाई करने थे और मल्टीपल बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें फाइंड आउट करना था। आज के क्वेश्चंस थोड़े से और अच्छे लेवल के रहेंगे कंपैरेटिवली देखा जाए तो a little higher level of questions आज हम डिस्कस करेंगे। Now to start with, मैं एक बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। It was there in the IIT JEE examination in 2003. फंडामेंटल क्वेश्चन कह सकते हो तुम इसको। W1, W2 and W3 represents the work done in moving the particle from A to B. तो पार्टिकल जो है हमें A से B पोजीशन पे ले जाना है ग्रेविटेशनल इफेक्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, एंड वी मेक अ चॉइस ऑफ 3 डिफरेंट पाथ। ऐसे जा रहे हैं, पाथ 1, ठीक है। तो पाथ 1 के लिए जो वर्क डन बनता है उसे W1 कहा गया है। फिर ऐसे सीधे जा रहे हैं A से B एंड द करस्पॉन्डिंग वर्क डन इज सजेस्टेड टू बी W2, और फिर ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाने के लिए वर्क डन जो है ये W3 है। अब हमें एक कंपैरिजन डेवलप करना है कि W1, W2, W3 में कौन सा वर्क डन ज्यादा या कौन सा वर्क डन कम है इन कंपैरिजन। यस, क्विकली इसका आंसर बताएं आप मुझे। बी, ऑप्शन बी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? फोर्स इक्वल है ना, कैसे? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा होता है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन ये होती है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया था, मतलब कि एग्जामिनेशन में आया हुआ था, है ना। आई होप आप इसे ठीक से समझ पाए। प्रॉपर्टी पढ़े थे ना हमने ऐसी, है ना। We have just gone through with such a property that gravitational force is a conservative force and it do depend only on the path of it does not depend on the path of motion। आइए एक दो इसी तरीके के थोड़े से सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। I'm just searching for the questions, नोट्स में से ही देख रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। ओके, लेट्स टेक दिस वन। काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, कंसेप्चुअल लेवल पर है। Two bodies A and B of mass 1 kilogram and 16 kilogram are placed 1 meter apart। ठीक है, तो दो बॉडीज हैं। लेट्स से के वन ऑफ द बॉडी इज दिस वन, दिस इज ऑफ 1 kilogram, and the another body is this one, this is of 16 kilogram as per question, and the separation between them is 1 meter। Overall separation is 1 meter। A third body C of mass 3 kilogram is placed on the line joining AB। तो ये A और B जो दो मासेस है ना, इनके बीच में या इस लाइन पर कहीं एक तीसरा मास रखा गया है 3 किलोग्राम का। अब हमें ये पता करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A, लेट्स से कि ये जो A है, ये A है और ये B है, तो हमें ये पता करना है कि A से कितने डिस्टेंस पर तुम ये C यानी कि 3 किलोग्राम का मास रखोगे ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थोड़ा सा हमारे लिए नई बात है, अब तक हमने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया था।
तो हमें सिचुएशन बच्चों अच्छे से समझनी पड़ेगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी तरीके से जीरो हो जाए। तो चलो एक अजम्पशन करते हैं कि जो तीसरा पार्टिकल है वो मैंने यहां रखा और मैं जानता हूं कि इसका मास एज पर क्वेश्चन 3 किलोग्राम है। अब ये जो गैप है यहां से लेकर के यहां तक का, लेट्स से कि ये गैप जो है ना ये x है, तो हम इतना क्विकली समझ पाएंगे कि ये जो रिमेनिंग गैप है ये कितना होना चाहिए, 1 माइनस एक्स। कैसे 1 माइनस एक्स हुआ समझ में आया? क्योंकि टोटल लेंथ एंड ऑन एंड ए टू बी कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर। उसमें का अगर x इधर चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 1 माइनस एक्स। अब बेटा थोड़ा सोचने की बात है कि ये जो 3 किलोग्राम का मास है इसको ये 1 किलोग्राम क्या अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। Yes, लेट्स से कि इस फोर्स को मैं कॉल करता हूं F1 और ये जो 3 किलोग्राम का मास है क्या ये 16 किलोग्राम का मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, लाइक दिस। yes, यस सर। अट्रैक्शन है ना, लाइक दिस। लेट्स से कि ये फोर्स मैं कॉल करता हूं F2। अब हम ये चाहते हैं कि ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, तो ये कब मुमकिन है बताओ, कब पॉसिबल है? नो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंडीशन कब आएगी, इस पर टोटल जब वो फोर्स जीरो नजदीक कब होंगे, होगा? हाँ, लाउड एंड जब वो क्लियर। बहुत नजदीक होंगे। जब वो बहुत नजदीक होंगे, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात। हाँ दिखती बात है बेटा एकदम, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, हल्का सा 0.1% भी चला लोगे तो काफी। इस पर मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स अगर जीरो है या जीरो हो जाए तो इसका मतलब यही निकलेगा ना कि ये F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर लें, यस है कि नहीं? अच्छा ये कैंसिल कब होंगे, पूरी तरीके से कैंसिल कब होंगे, इक्वल जब इक्वल या फिर और सेम। इक्वल के साथ साथ अपोजिट होंगे। अपोजिट तो हैं, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि यार दे आर अपोजिट। अब शर्त सिर्फ इतनी बाकी रह जाती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स न आए, ठीक है, इस बात को नोट करते हैं, फॉर F gravitational to be equal to 0, both the forces must be, दो क्राइटेरियाज, both the forces must be, एक तो इक्वल होना चाहिए और दूसरे कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट होने चाहिए। क्योंकि इक्वल और अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब हमें मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए। हमें ये बात तो पता चली है कि हमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चाहिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोर्सेस अपोजिट हों और इक्वल हों। अपोजिट तो दिखाई दे रहे हैं, मैथमेटिकली हम इसे करेंगे इक्वल। अब बेटा बताओ F1 हम कैसे लिखें, G 1 into 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, करेक्ट कर रहा हूं मैं, यस इज सर। इक्वल टू G 16 into 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों? हाँ क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 माइनस एक्स है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x है। यहाँ मासेस 1 और 3 किलोग्राम है और यहाँ पर मासेस 3 और 16 किलोग्राम है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन में बहुत सारा फैक्टर कैंसिल हो जाता है, जैसे कि ये g से कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। व्हाट लेफ्ट बिहाइंड, तो वी में राइट 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ बचता है 16 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट कर दो, डू अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 16 का हो जाएगा 4 और यहाँ ब्रैकेट पूरा इवेल्युएट होकर के हो जाएगा 1 माइनस एक्स। गॉट माय पॉइंट? सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 1 minus x is equal to 4x. So you may get 5x is equal to 1. Therefore, x is equal to 1 by 5. Henceforth, the final expected answer is x is equal to 0.2 meter. बस यही एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन था, है ना? तो हमें इस जो 3 किलोग्राम का मास है उसको A पॉइंट से 0.2 मीटर इतने दूर रखना है और इस जगह पर जैसे ही हम इसको रखते हैं
तो ए और बी की तरफ से लगने वाले फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, दैट्स इट। बट सपोज अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि क्या ऐसा किसी दूसरी जगह पर पॉसिबल है क्या, लेट्स सर्च। ये हमारा 1 किलोग्राम, ये 16 किलोग्राम। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर अगर मैं यहां रखूं तो हो सकता है क्या, इस साइड रखूं तो, ठीक है। तो बच्चों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम क्या करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट। तो क्या अट्रैक्शन का फोर्स ऐसा आएगा, F1, है ना। यस सर। और ये 16 किलोग्राम और ये 3 किलोग्राम भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो क्या ये अट्रैक्शन का फोर्स ऐसा आएगा लाइक दिस, F2। यस सर। अब सोचा जाए तो ये आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब तक ये आपस में अपोजिट ना हो और इक्वल ना हो तब तक फोर्स जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि फोर्स को जीरो करने के लिए दोनों फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए और कैंसिल होने की रिक्वायरमेंट है इक्वल होना और अपोजिट होना। तो यहाँ ये अपोजिट है ही नहीं, इसका मतलब इस तरफ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर फोर्स जीरो हो सकता है। अच्छा कोई स्टूडेंट बोलता है सर यहां रख के देखते हैं, इधर साइड रख के देखते हैं। तो बेटा आप अपना दिमाग चलाओ, देखो अगर आपने इधर रखा तो ये आपका 3 किलोग्राम का मास है एंड यू जस्ट केप्ट इट ऑन दिस साइड, व्हाट विल हैपन, 16 किलोग्राम भी अट्रैक्ट करेगा, यस। है ना, और वो वाला फोर्स भी अट्रैक्ट करेगा, 1 किलोग्राम वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा। सो यू मे जस्ट से दिस आर F1 एंड F2 अगेन। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं सर, नहीं हो सकते। क्या रीजन है इनके कैंसिल नहीं होने का, ऑपोजिट नहीं है और दे इक्वल। आर अपोजिट नहीं है, इक्वल इक्वल भी नहीं हो सकता यहाँ पर देखे तो, क्योंकि 16 वाला नजदीक है तो 16 बड़ा फोर्स लगाएगा। सो बाय दैट वे हमें एक बात समझ आई कि इस सिचुएशन में फोर्स का जीरो होना सिर्फ यहाँ बीच में कहीं पॉसिबल है, और वो बीच में कहीं हमने जगह ढूंढ ली यहाँ पर ए से 0.2 मीटर के गैप पे। आ गया प्रॉब्लम समझ में, यस सर। तो इस किसी भी जगह पर हम ये कहेंगे कि फोर्स जीरो नहीं है, और इस साइड भी हम किसी भी जगह पर ये कहेंगे कि फोर्स जीरो नहीं है। बीच में ऐसा कहीं हो सकता है, यहां पर कहीं हो सकता है, और वो जगह हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली 0.2 मीटर इस साइड से। और अगर दूसरे साइड से मैं गिनता हूं ना तो सोच के देखिए 0.8 मीटर आएगा, क्योंकि टोटल तो 1 मीटर है। सही जा रहे हैं, यस। ओके। आइए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सॉर्ट आउट किया था, लेकिन हल्का सा इसकी डिफिकल्टी लेवल को मैंने बढ़ा दिया है। इसमें हमें 2 लीड के बॉल दिए गए हैं, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d। तो सिचुएशन बच्चों मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके की है कि ये एक का मास m है, ये दूसरे का मास 2m है, और इनके बीच में जो गैप हमें बताया गया है लाइक दिस, ये गैप हमें बताया गया है d। ओके, रीड द क्वेश्चन फर्दर। ओके, सी दीज क्वेश्चंस आई एम टेकिंग फ्रॉम सम अदर रेफरेंस बुक्स, ये डायरेक्टली मैं नोट से नहीं ले रहा हूं। ओके वेल, तो इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अपने नोट्स में एडिशनली लिख सकते हैं। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ये कौन से पेज से या कौन से क्वेश्चन नंबर हैं, तो मैं इसे अपनी नोट्स के सेक्शन से नहीं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम सम अदर बुक्स। अच्छा, अब ये हमसे कह रहा है कि एक थर्ड बॉल है जिसका मास m है, इज प्लेस्ड एट एन अननोन लोकेशन। तो तीसरा बॉल एक हम लेते हैं और उसे हम कहीं अननोन, अनजानी जगह पर ले जाके रखते हैं। कहाँ हमें पता नहीं, मतलब वो ये बीच में हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है, ऑन द अदर साइड कहीं हो सकता है। सो यू मे हैव एनी पॉसिबल सिचुएशन टू कीप दैट बॉल सच दैट कि हमें इस लाइन पर ही कहीं रखना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इस पूरी लाइन पर कहीं रखना है, सेगमेंट ऑफ लाइन पर कहीं हमें इसे रखना है। फर्स्ट टू बॉल सच दैट द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस मच। तो इस बार फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि एक
मैग्नीट्यूड हमें बताया गया है कि फोर्स इतना होगा 6gm² डिवाइडेड बाई d², ये सिचुएशन हमें बताई है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द थर्ड बॉल, तो तुमने ये तीसरा बॉल रखा कहां, ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द थर्ड बॉल। अच्छा ये फोर्स किस पर है, तो फर्स्ट बॉल पर है, याद रखिए ये है बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2 और तीसरा बॉल हम कहीं रखेंगे, ओके। और हमें बेसिकली ये पता करना है कि फर्स्ट बॉल का फोर्स इतना है, बीच वाले बॉल का नहीं। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि हमने कहीं इस जगह पर इसको रखा, जस्ट इमेजिन करते हैं यहां कहीं मैंने ऐसे रखा, ये बॉल नंबर 3 और इसका मास भी m। हो सकता है कि ये जो गैप है आप कह दें बेटा ये गैप x है, हो सकता है। अब सोचिए कि बॉल नंबर 1 पर 2 की वजह से भी फोर्स आएगा और 3 की वजह से भी फोर्स आएगा और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होंगे, करेक्ट है? यस सर। देखो 3 वाले ने ऐसा फोर्स लगाया होगा, ये मैं कहता हूं F3, और 2 वाले ने भी ऐसा ही फोर्स लगाया होगा इसी डायरेक्शन में और ये मैं कहता हूं F2। क्योंकि बॉल नंबर 1 को ये थर्ड बॉल भी अट्रैक्ट ही करेगा और ये सेकंड बॉल भी अट्रैक्ट ही करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, है क्या नहीं? यस और नो? यस सर। सो Yes. टोटल जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, सेकंड बॉल का फोर्स प्लस थर्ड बॉल का फोर्स, करेक्ट है? यस। यस सर। अब टोटल फोर्स हमें दिया कितना है ये तो बताएं। 6gm² डिवाइडेड बाई d², ऐसा हमें इसने टोटल फोर्स दे दिया। अब सोच समझ करके बताएं कि F2 यानी कि सेकंड बॉल का फोर्स कितना आएगा, बोलिए जल्दी से। 2m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d का स्क्वायर। F2 सेकंड बॉल की वजह से पहले बॉल पे, तो gm2m, गेटिंग माय पॉइंट, डिवाइडेड बाय फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस, कितना है फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस, d², प्लस थर्ड बॉल की वजह से फोर्स बताएं आप, gm डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, x का स्क्वायर, करेक्ट जा रहा है? यस। नाउ वी विल नोटिस दैट कि इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स तो कैंसिल होते हैं, जैसे कि ये g कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां से ये m का स्क्वायर, ये m और ये m का स्क्वायर बनेगा, ये m और ये m का स्क्वायर बनेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इफेक्टिवली यहां क्या बचा, 6 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑन दिस साइड यहां बच गया 1 अपॉन d का स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 अपॉन d का स्क्वायर, ये 2 बचा ना, ये वाला 2 देखो, प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। So what we need to solve it further is just to get an answer for x. So rearrange करते हैं बच्चों इसको, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। यहां ऊपर सॉर्ट आउट करने लगता हूं मैं अब। 6 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, देयरफॉर 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, एक कॉमन एलसीएम बन गया 6 माइनस 2, करेक्ट है? यस। So 1 upon x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन d का स्क्वायर, रूट करेंगे इसका तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई d, यानी कि सिंपली x का आंसर मिलेगा d बाई 2। क्लियर? यस। समझ आई ना बात, d बाई 2, ठीक है? तो कहां रखेंगे ये पूछा, तो हमने निकाल लिया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है ना, यहां रखूंगा तो भी चलेगा ना, समझ रहे हो? अगर इस थर्ड मास को मैं इस साइड रखूंगा तो भी तो चलेगा। यस सर। क्योंकि हमको जीरो तो नहीं करना है ना, कुछ वैल्यू बनानी है ना। देखो जीरो नहीं होता है साइड में, ये तो पक्का पता है हमको।
तो हमको जीरो तो करना नहीं है, कुछ वैल्यू बनानी है, तो एक काम करते हैं, इस थर्ड मास को यहाँ साइड में रखते हैं। अब आइए इस डायग्राम को मैं दोबारा आपके सामने बनाता हूं। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये मास नंबर 1 जिसका मैग्नीट्यूड m, ये मास नंबर 2 जिसका मैग्नीट्यूड 2m, 1 और 2 इन दोनों मासेस के बीच का गैप d, और थर्ड मास मैंने यहां बाहर कहीं रखा, ये मास नंबर 3 जिसका मैग्नीट्यूड वापस से m, और मैंने ये कहा कि भाई इन दोनों के बीच का जो गैप है वो x है। अब बेटा सोचो, फोर्स जो हमें निकालना है ये पहले मास पे निकालना है, फर्स्ट मास पे। तो आप सोच सकते हैं कि सेकंड मास फर्स्ट मास को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा फोर्स बनेगा, F2 अट्रैक्ट करेगा ना ये इसको, Yes, sir. और थर्ड मास भी फर्स्ट मास को अट्रैक्ट ही करेगा, तो कैसा फोर्स बनेगा, ऐसा कुछ Opposite बनेगा। direction. तो ये हो सकता है F3। आप सोचो बेटा, अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, नेट फोर्स F, ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये होगा F3 माइनस F2। माइनस क्यों किया, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. F3 माइनस F2 माइनस क्यों किया, इसलिए क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से अपोजिट है। व्हाट माय पॉइंट? ऐसा नो? Yes. Yes, sir. अब ये जो F है, नेट वैल्यू कितनी मिली हमको बताओ तो? 6 G m स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये नेट वैल्यू मिली। F3 बताओ कितना लिखूंगा मैं? G 1 into 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, x का स्क्वायर, माइनस करेंगे F2 कितना लिखूंगा बताओ? G, वेल ये 1 into 3, एक सेकंड, ये 1 into 3 नहीं आएगा, ये आएगा m into m, बराबर ना। अब F2 कितना लिखूंगा? m M into into 2M. 2m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना? D square. अब फिर एक बार हम देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर कैंसिल होते हैं, तो ये G, ये G कैंसिल हो गया, ये m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, और ये m और ये m स्क्वायर, ये सब निपट गए यहां से। जो बचा उसको ठीक ठाक लिखते हैं, तो वी आर गेटिंग 6 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ बच गया 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। तो वी आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। तो फाइनली इस बात को अगर हम आंसर के फॉर्मेट में लिखें तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट कर दिया, रूट में 8 डिवाइडेड बाई डी, यानी कि x इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई रूट में 8, विच मीन्स x इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। रूट 8 इज नथिंग बट 2 रूट 2। तो ये जगह पर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? Yes. अच्छा, अब इसके अलावा इस साइड भी हो सकती है। Yes, sir. तो अब इस साइड क्या होगी वो तुम अपने हिसाब से सर्च करो, कर पाएंगे? सर बट आंसर डिफरेंट आ रहा, तो फिर ऑप्शन में रहा तो कौन सा सही करना? ऑप्शन तो है ही नहीं वहां पे, आंसर डिफरेंट क्यों आएगा? नहीं, अभी नीट में आया तो कोई एक देगा, वो कंडीशन बताएगा कि तुमको बीच में रखना है क्या साइड में रखना है, बाकायदा कंडीशन बताएगा। फिलहाल तो ये एक फ्री क्वेश्चन है, तो फ्री क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ रखा है, तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। सिर्फ इतना बोला है कि ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसके लेंथ पर कहीं भी रखना है हमको। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों मास इसके बीच में रखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि फर्स्ट वाले के लेफ्ट में रखो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि सेकंड वाले के राइट में रखो। So we have to explore all situations. It's a theoretical question. What my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए अब और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, बट वंस यू नो द थियोरी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा ठीक ठाक। इट्स अ गुड क्वेश्चन।
कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ये हमेशा इंक्लूड किया जाता है, हमेशा सिखाया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, ये वाला, और एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ जो है ना कैपिटल L है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में कितना फोर्स आएगा। We just have to find out the magnitude of force between them. इन दोनों में कितना फोर्स आएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें दिक्कत क्या है पता है कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं तो दिक्कत ये होती है कि, या उसका जो आइडिया ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मासेस लिखना पड़ता है हमको। और अगर स्फेरिकल मासेस हैं, जैसे कि ये स्फेरिकल मासेस हैं, तो आप जानते हो डिस्टेंस कहां से लेते हो आप? सेंटर टू सेंटर लेते हैं। और अगर छोटे छोटे पॉइंट मासेस हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ले लेते हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक तो ऐसा पॉइंट मास है लेकिन एक रॉड है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डिस्टेंस कहां से ले और कितना ले। ये जरा मुश्किल बात हो गई। अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर एक काम करते हैं, एंड से ले लेते हैं, क्योंकि ये एंड ही इसको फेस कर रहा है ना। सो इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग द डिस्टेंस। फिर दूसरा एंड बुरा मान जाएगा, दूसरा एंड बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मुझसे क्यों नहीं गिना, मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूं, है ना। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा एक काम करते हैं सर ये वाले एंड से ले लेते हैं, अगर इस वाले एंड से लिए तो पूरी रॉड इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि इस एंड के हिसाब से तुम बात करोगे डिस्टेंस के लिए, मतलब ये पूरी रॉड आ गई। तब ये डिस्टेंस बीच वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एज इफ कि आप यहां तक डिस्टेंस ले रहे हो, मतलब पूरा मास यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में जहां पर कंटिन्यूअस बॉडी दी जाती है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है ना, जिसमें लेंथ या किसी किस्म की डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, तो हम फॉर्मूले को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज अ टिपिकल केस, दैट इज अ टिपिकल प्रॉब्लम एक्चुअली। हम फॉर्मूले को एज इट इज GMM डिवाइडेड बाई D स्क्वायर ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मेथड है, एक अप्रोच है। मैं बहुत ही इत्मीनान से सारा अप्रोच आपके सामने रखूंगा, केयरफुली देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। शायद हम इस तरीके के प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ओके। तो ध्यान से देखें। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे पास एक स्मॉल m मास है और कुछ डिस्टेंस पर ये रॉड रखी हुई है। दिस इज द सिचुएशन। ऑफ कोर्स हमें ये कहा जा रहा है कि रॉड की जो टोटल लेंथ है वो L है, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो मास है उससे एक एंड यानी कि फ्रंट एंड का जो डिस्टेंस है वो h है, और रॉड का जो टोटल मास है वो m है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं कैसे? तो बेटा इसका एक सिंपल सा तरीका क्या होता है पता है? हम पूरी रॉड पर ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे कहेंगे कि हम रॉड के एक छोटे से एलिमेंट को चॉइस करते हैं। छोटे से हिस्से को हमने रॉड के चुना, जैसे कि ये वाला एलिमेंट मैंने रॉड का ले लिया, एकदम छोटा, निग्लिजिबल मास और निग्लिजिबल लेंथ का। और ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने चॉइस किया ना, इसका मास dm है, और छोटा सा एलिमेंट जो मैं चॉइस कर रहा हूं इसकी लेंथ जो है एकदम छोटी सी dx है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेकिंग अ चॉइस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को चॉइस करना। और अब मैं ये भी कहूंगा कि हमारे पॉइंट मास और इस छोटे से एलिमेंट के बीच में जो गैप है वो x है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, एक एलिमेंट का चॉइस करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम का स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग? यूज या चॉइस अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ऐसे लिखें। स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे चॉइस अ स्मॉल एलिमेंट। बच्चों स्टेप नंबर 2 एक आएगी यहां, ध्यान से सुने।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट हमने चॉइस किया है उसका मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2, फाइंड द मास ऑफ एलिमेंट। ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे काम हमको करने पड़ेंगे और होपफुली हम ये करते करते इस तरीके के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आगे। नाउ फाइंड द मास ऑफ एलिमेंट, ये एक ट्रिक है या ये एक मेथड है जिससे हम मास ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मेथड देखिए कैसा है, इसका तरीका ऐसा है कि dm मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, माइक देखो किसका ऑन रह गया, प्लीज ऑफ रखें, वी आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इस एलिमेंट का मास हम लोग ऐसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखिए मुझे ये बताइए कि इस एलिमेंट का लेंथ कितना है? L dx। ठीक है, इस एलिमेंट का जो लेंथ है ना, छोटा सा लेंथ जो मैंने चॉइस किया, कितनी है? dx इनटू मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है कि रॉड का टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। रॉड का टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो कभी भी याद रखिए, अगर हमें एक लेंथ के एलिमेंट का मास निकालना है तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, लेंथ ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करें मास पर यूनिट लेंथ से। लेंथ ऑफ एलिमेंट dx, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब जितनी भी उस रॉड का मास है डिवाइडेड बाय जितना भी उस रॉड का टोटल लेंथ है l। आ गई बात समझ में? यस yes sir तो पहली स्टेप क्या थी हमारी? एक स्मॉल एलिमेंट चॉइस करें। दूसरी स्टेप क्या थी? मास को फाइंड आउट करना। मास को फाइंड आउट करना। मास को फाइंड आउट करने का मेथड आप सबको याद रह जाएगा? इट्स ओके, माइक में अगर आपके नेटवर्क में कुछ इश्यूज हैं तो माइक ऑन करके बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। लेंथ ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। हम लोग मास पर यूनिट लेंथ कैसे लिखेंगे? यस, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब तीसरी स्टेप आएगी, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि पूरी रॉड का फोर्स नहीं निकालेंगे, पूरी रॉड की वजह से आने वाला फोर्स नहीं निकालेंगे, सिर्फ एलिमेंट और ये पॉइंट मास के बीच में कितना फोर्स आ रहा है ये निकालेंगे। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट मास। ठीक है, पूरी रॉड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखो सिर्फ इस एलिमेंट और पॉइंट मास के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये तीसरी स्टेप हो गई। अब हाउ डू वी राइट दैट? थोड़ा सोचें कैसे लिखें। बहुत ही आसान सा अप्रोच है। लेट्स से कि वो जो छोटा सा फोर्स है वो डीएफ है, जो सिर्फ इस पॉइंट मास और इस एलिमेंट के बीच में आ रहा है। ये बात आपको समझ रही है? मैं रॉड की तरफ से फोर्स नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ इस एलिमेंट की तरफ से फोर्स निकाल रहा हूं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? yes पूरी sir रॉड के फोर्स को बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख लें कि एलिमेंट की वजह से कितना फोर्स आ रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी, जो दो मासेस हैं वो लिखो, dm इंटू एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x का स्क्वायर। ठीक है, g dm m डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ये कैसे लिखा गया, सबको समझ में आया? yes sir अब dm के लिए हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन बना रखी है, तो इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो df इज इक्वल टू dm वाली इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो ऐसे लिख पाऊंगा मैं, g स्मॉल m, ठीक है,
कैपिटल M डिवाइडेड बाय L x का स्क्वायर dx। देखिए सोचिए, सारी चीजें ले ली मैंने अंदर, g आ गया, स्मॉल m आ गया, dm की जगह dx आ गया, m आ गया, l आ गया, और ये x बचा था x स्क्वायर, ये भी आ गया। अब आते हैं तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप पर, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल रॉड का फोर्स निकालेंगे। फाइंड दी फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। रॉड एंड पॉइंट मास। अब बेटा सोचो, रॉड और पॉइंट मास का फोर्स मैं कैसे निकालूं, ये थोड़ा सा एक मैथमेटिकल इवैल्यूएशन बनेगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये रॉड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएम एलिमेंट से मिलके बनी है? यस एक एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके ये बनी है। एक सेकंड, ओके, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ये जो रॉड है ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होगी। यस करेक्ट। यस सर। यस सर। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के सभी पॉसिबल फोर्स को जोड़ें, इंटीग्रेट करें, तो क्या टोटल फोर्स मिल सकता है हमको? यस ठीक है, यहां इंटीग्रेशन मैं क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस क्योंकि सर। रॉड जो है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला करके बनी है, तो अगर एक एलिमेंट का फोर्स इतना हो सकता है, तो ऐसे जो बाकी के एलिमेंट्स का फोर्स पॉसिबली बनेगा, उन सभी पॉसिबल फोर्सेस को अगर हम जोड़ें, मैथ्स में जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करें, कंबाइन करें, मिला दें, तो हमें टोटल रॉड का फोर्स मिल सकता है। तो ये फुल एंड फाइनल स्टेप है। ठीक है, पता चला कि टोटल यानी कि फाइनल फोर्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे एलिमेंट के फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट हो गई बात? यस सर। ठीक है, Yes, अगर मैं फाइनल फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे एलिमेंट के फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत स्लो चल रहा हूं बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर नॉट येट फेमिलियर विद। एक बार ये प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का तरीका आपको पता चला, तो मे बी हम इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में कर लेंगे। अच्छा, ये इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्लियर हुई सबको बात? इंटीग्रेट करने का मतलब क्या? जोड़ना, कंबाइन करना। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? पूरे रॉड की फोर्स को ही निकालेंगे। हाँ, पूरे रॉड की फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है, और रॉड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होगी। हर एलिमेंट का कुछ इस तरीके का फोर्स आ रहा होगा, वो इस तरीके के फोर्सेस को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये रॉड के सबसे पहले एंड से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि यहां से। तो मुझे बताइए, सबसे पहला एंड कितनी दूरी पर है? एच। h। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट, लोअर लिमिट लगेगी h। शुरुआत वहीं से हो रही है, और हमें इंटीग्रेट कहां तक करना है? रॉड के सबसे लास्ट एंड तक, यानी कि यहां तक। तो अब मुझे L तक। बताइए कि इस मास से ये लास्ट एंड कितनी दूरी पर है? H प्लस एल। शाबाश, वेरी गुड। h यहां से और आगे का l, तो टोटल डिस्टेंस हो गया h प्लस l। तो पता चला कि हम इसे लिखेंगे विथ लिमिट्स h से लेकर के h प्लस l। बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, आई एम वेरी स्लो इन एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस इंटीग्रेशन। h से लेके h प्लस l, df का जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था, ये df का वैल्यू ये पुट अप करते हैं। So we may write here as G small m capital M divided by L and then x का square and then dx. Okay with this? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन का एक फंडामेंटल रूल तो हम सब लोग जानते हैं कि वो चीजें जो कांस्टेंट होती हैं उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। तो यहां पर देखो, G कांस्टेंट है, मास स्मॉल m कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलने वाला है। L भी कांस्टेंट है,
ये भी नहीं बदलेगा, है ना। तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर लाते हैं, तो वी में राइट दिस फैक्टर एज जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई L. इंटीग्रेशन शुड रन for the limits of h to h plus L only on 1 upon x square dx. Clear? अब आप बोलेंगे सर आपने x का इंटीग्रेशन ही क्यों लिया, तो बेटा वही बात हुई ना, अगर मैं एलिमेंट यहां चॉइस करता हूं तो ये x छोटा लेना पड़ेगा, एलिमेंट जरा आगे चॉइस करता हूं तो x को और बड़ा करना पड़ेगा, और अगर मैं एलिमेंट एकदम एंड तक चॉइस करता हूं तो इस x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस एल। मतलब वेरी कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, X sir. x चेंज हो रहा है। तो यही बात हुई कि जो चेंज होने वाला फैक्टर है उसी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो वेरिएबल है उसी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। f इज इक्वल टू दिस gmm डिवाइडेड बाय l इंटीग्रेशन h से लेकर के h प्लस l x रेज टू माइनस 2 dx, ठीक है। हालांकि हमें ये बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट as easy, as simple, as understandable as possible. Okay. तो अब हमें यहाँ ये इंटीग्रेशन प्रॉपरली करने आना चाहिए। हाँ, देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। सो दिस केस f इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई l। इंटीग्रेशन करो, x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, लिमिट h से लेके h प्लस एल। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है, नहीं होता है। Yes sir. हाँ, तो वही रूल है, इसका n मतलब ये पावर -2 हो गई, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। आइए और आगे बढ़ते हैं। सो दिस केस f इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई l। बहुत ध्यान से देखिए, -1 अपॉन x ये बचेगा बेटा, देख लो, चेक कर लो जो मैंने लिखा। -2 प्लस 1 -1 हो गया, -1 मैंने इधर लिया। x रेज टू -2 प्लस 1 मतलब x रेज टू -1, x रेज टू -1 का मतलब यही होता है 1 अपॉन x। यस सर। अब मैथ्स में तुम अटकोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैं बहुत 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 ही ज्यादा स्लो चल रहा हूं मेरे हिसाब से। तो अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनली व्हाट वी डू, यस इंटीग्रेशन हो गया पूरा। हाँ, वेरी गुड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस अब पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं, -1 अपॉन h प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन h, करेक्ट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया क्लियरली। थोड़ा सा और सॉल्यूशन रिक्वायर है, gmm डिवाइडेड बाई l। सॉल्व करें इसे, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। यस, चलो और थोड़ा सा तुमको सिंप्लीफाई करके दे देता हूं, 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h प्लस एल। ने तो और माइनस प्लस की गलती कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस वाला फैक्टर था तो बाद में लिखा। अब सॉल्व कर सकते हो, कैपेबल हो ना इतने। gmm डिवाइडेड बाय l इनटू क्या चीज, h L प्लस upon- एल माइनस h डिवाइडेड बाय h इंटू h प्लस एल, करेक्ट है। यस सर। क्या प्लस h माइनस h कट गया, Yes. न्यूमरेटर में सब कटने के बाद क्या बचा, L. बाई एच स्क्वायर प्लस बचा, एल। सिर्फ l बचा बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ l बचा। अगर ध्यान से देखो तो ये l और ये डिनोमिनेटर वाला l भी कट जाएगा। Yes sir. एट द एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, बोलें gmm डिवाइडेड बाय h इन ब्रैकेट h प्लस l। ये हो गया Option फाइनल is फोर्स, ये फाइनल फोर्स हो गया।
अब इसके हिसाब से ऑप्शन सर्च करें। ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन आएगा, करेक्ट है। ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। ओके, बिलीव मी, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी भी नहीं है, अगर हमें इसके स्टेप्स अच्छे से पता हैं और हमें थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्फिडेंटली करने आता है। चूंकि हम इस तरीके के प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा टफ अपीयर होते हैं। इट्स अ रेगुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एकदम रेगुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टेप्स की तरफ ध्यान दें आप सभी, कौन कौन से स्टेप लिए देखें। मैं एक और ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं, एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और इसकी डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा दूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या करना चाहिए हमें, एक एलिमेंट चॉइस करो। स्टेप नंबर 2 में क्या करना चाहिए, मास निकालना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करना चाहिए, एलिमेंट की वजह से आने वाला फोर्स निकाल लें। और स्टेप नंबर 4 में टोटल फोर्स, यानी कि जो एलिमेंट वाला फोर्स है उसको प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेशन, याद रहेगा। अब बाकी इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस यस सर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें डेटा और कंडीशन बदल रहा हूं। ओके, लेट्स ट्राई। बिल्कुल आराम से करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। अब ये अपने नोट्स के सीक्वेंस में 9 नंबर का क्वेश्चन है। एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जो x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू L प्लस a तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट मास, जो कि x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। अगर मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अब इस बार मास पर यूनिट लेंथ का एक प्रॉपर कंडीशन दी गई है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर है। तो सिचुएशन में आपको बना के बताता हूं। ये हमारा मास है m, जो x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। इसके सामने एक रॉड है लाइक दिस। इस रॉड की लेंथ अगर हम पूछें तो L है। ये जो गैप है यहां से लेकर के यहां तक का, ये A है, ठीक है। A, L प्लस A। एक एंड कहां पे आ गया रॉड का, A डिस्टेंस पे आया। दूसरा एंड कहां पे आया, L plus A। L प्लस A पर आया। तो अब आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। अगर मास पर यूनिट लेंथ इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है तो आइए एक एक स्टेप से काम चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, एलिमेंट। सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट पसंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने माना कि भाई मैं यहां कहीं एक एलिमेंट लेता हूं, तुम्हारी मर्जी है। जो मैंने एलिमेंट चॉइस किया यहाँ पे, उस एलिमेंट के मास को मैं बोलूंगा dm और उस एलिमेंट की लेंथ को मैं बोलूंगा dx। फिर मैं ये कहूंगा कि जो पॉइंट मास है और एलिमेंट है उसके बीच में डिस्टेंस है x। क्लियर बात, यस सर। तो एलिमेंट का मामला खत्म हो गया। चलो अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, मास मास ऑफ क्या चीज, एलिमेंट। एलिमेंट। आप सोच समझ के बताइए, मास ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, dm इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय Mass per मास length। पर यूनिट लेंथ। ये जो मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, कभी कभी इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ऐसे भी बोलते हैं इसको, कभी कभी लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। और ये वक्त के साथ धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा। अभी बाकी के चैप्टर्स अपने होने हैं, तो इस तरीके के कैलकुलेशन हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली करेंगे। नाउ इट्स जस्ट बिगिनिंग, तो थोड़ा सा टफ लगता है। अब आइए डीएम कैसे लिखें। अब मुझे बताएं डीएम लेंथ कितनी है,
dx dx, x नहीं है, dx है। लेंथ, एलिमेंट की लेंथ जो है ना dx है, एलिमेंट का डिस्टेंस x है। गॉट दैट पॉइंट वेरी क्लियरली? ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है? a plus bx। वेरी गुड, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये मामला भी निपट गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, तीसरी स्टेप। क्या है भाई तीसरी स्टेप? Force of element। फोर्स ड्यू टू एलिमेंट। एलिमेंट की वजह से जो भी कुछ पॉसिबली फोर्स बन सकता है उसे निकालते हैं। ठीक है ना? ध्यान से लिखना, इस फोर्स को कहा जाएगा डीएफ इज इक्वल टू जी, पॉइंट मास m, एलिमेंट का मास dm, दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो x का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब dm का सब्स्टिट्यूशन करें तो df कितना हो गया? g m, ब्रैकेट में आया a प्लस बी एक्स स्क्वायर, द होल थिंग डिवाइडेड बाय x एक्स square। स्क्वायर। सही जा रहे हो? हाँ, एक बच गया dx, dx। dx। तो इतना फोर्स जो है एक छोटा सा रॉड का टुकड़ा, रॉड का एलिमेंट, रॉड का एक छोटा सा पोर्शन लगा सकता है। अब ऑब्वियस बात है, ऐसे रॉड के छोटे छोटे पोर्शन तो कई सारे होंगे और हर एक पोर्शन की वजह से कुछ इसी तरीके का फोर्स लगेगा। अब मुझे टोटल रॉड की वजह से निकलने वाला फोर्स पता करना है, तो मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम आते हैं फोर्थ स्टेप और फाइनल स्टेप पर। फोर्स ड्यू टू रॉड, तो इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूं कि इस इंटीग्रेशन के लोअर और अपर लिमिट्स में क्या लिखूं। तो देखना पड़ेगा, पहला जो एलिमेंट होगा a and a plus l। ए, ये गैप होगा पहले एलिमेंट का, और जो आखिरी एलिमेंट Plus होगा L। यहाँ होगा, तो गैप बढ़ के हो जाएगा a प्लस एल। तो हम लिखेंगे इसके लिमिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम a से लेकर के a प्लस एल तक। गॉट माय पॉइंट? यस। यस। अब जो df की वैल्यू आपने निकाली ना बेटा, उसको सब्स्टिट्यूट करो, a से लेके a प्लस एल। df की वैल्यू आपने निकाली gm, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x का स्क्वायर और ये dx। ये आपने पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ये तय कर लें कि भाई जो चीजें कांस्टेंट हैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। सो इंटीग्रेशन से बाहर किया, gm, इंटीग्रेशन चला a से लेके a प्लस एल, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ dx। सही जा रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं, f इज इक्वल टू ये gm, ध्यान से देखना, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस एल, a बाई एक्स का स्क्वायर, a बाई एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, इसे अगर मैं पूरा ब्रैकेट ले लेता हूं तो dx मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा, प्लस b dx, इस पर भी इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस एल और ये कर्ली ब्रैकेट पूरा। बाय पार्ट्स, पहले ये हिस्सा फिर ये हिस्सा, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करना है हमको। यस, कॉन्फिडेंटली करें, गड़बड़ नहीं करें, इत्मीनान से चलें। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? क्या किया हमने? a बाई एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया, b एक्स स्क्वायर कैंसल, तो b और ये मल्टीपल dx, तो इंटीग्रेशन a के फैक्टर पर भी लगेगा और b के फैक्टर पर भी लगेगा, और ये gm कॉमन है दोनों को, इसलिए कर्ली ब्रैकेट के बाहर। ओके है?
यस सर। Yes, sir. अब मुझे थोड़ा जल्दी से बताओ कि 1/x², ये a अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये 1/x² बचेगा। यस 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। वेरी गुड, शाबाश, अभी अभी किया था, तो आप टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चला f इज इक्वल टू, ये हो गया gm, ये करली ब्रैकेट लिया, a मैं बाहर ले चुका हूं, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x, जिसकी लिमिट रन होती है a से लेके a प्लस l प्लस b बाहर है, b को तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन में बचा कौन? dx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? भूल गए? 0 x, 0 कैसे होगा? 0 तो एकदम रॉन्ग आंसर है। dx का इंटीग्रेशन x होगा, कर तो चुके हैं, ये काम कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के इंटरनल कैलकुलेशंस करते वक्त इंटीग्रेशन कई बार किया। याद करें dx का इंटीग्रेशन। अरे भाई, अगर इंटीग्रेशन में सिर्फ dx है, एक ही चीज अगर मैं बार बार पढ़ाऊंगा ना तो वक्त आपका खराब होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन में x⁻0 dx है, एक ही बात है ये। Yes, sir. x⁻0 का इंटीग्रेशन करें, क्या आएगा? x⁻0 + 1/0 + 1। कमाल है Yes. यार, एक ही चीज पर मुझे दोबारा बात करनी पड़ती है। तो बचा क्या? x। है ना, ये तो पक्का होना चाहिए। ऐसे तो हम क्या नीट करेंगे भाई, इस तरीके से पढ़ेंगे तो नीट नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए जल्दी से, dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x हुआ, और लिमिट्स क्या लगी? a plus l। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये करली ब्रैकेट a, बताएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? माइनस -1/a plus l. a प्लस l प्लस 1/a प्लस b a प्लस l माइनस a, ये करली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? देख लो, Yes, sir. Clear. -a प्लस l डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस l, अभी अभी सॉल्व किया था, अभी अभी सॉल्व किया था। L/a वेरी गुड, इसे सॉल्व करने पर ये मिलेगा प्लस b, यहां बताइए क्या आएगा? l b इंटू l। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस a को अंदर ले लेते हैं एंड यू गॉट योर आंसर डन, फाइनल हो गया आपका आंसर। f इज इक्वल टू gm, एक बड़ा ब्रैकेट al डिवाइडेड बाय a इंटू l प्लस a प्लस bl, इतना फोर्स आएगा। अब इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है, कंसेप्चुअली हमने उन्हीं प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो किया जिससे हमें आंसर मिलता है। बाकी इंटीग्रेशन टफ था, टफ नहीं कह सकते इसको, अगर हमें चीजें आती हैं तो ये आसान ही है, टफ नहीं है। और मैं काफी स्लो ले रहा हूँ, 15-15 मिनट से मैं मतलब आपको एक ही क्वेश्चन इत्मीनान से करा रहा हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से दिमाग में बैठे। while we do a kind of rigorous practice, तो हम ऐसे रुके नहीं कहीं। तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। ओके है? ओके सर।